स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड, जो हमारा यूनिट 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। सवाल पूछ रहा है आपसे कि उपयोगिता की माप किसके द्वारा की जाती है, यूटिलिटी को हम कैसे मापते हैं। इसके चार ऑप्शंस हैं हमारे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है मनी, मनी के टर्म्स में क्या हम यूटिलिटी को माप सकते हैं। ऑप्शन बी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दो गुड्स को जब आप एक्सचेंज करते हो या वस्तु को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो क्या उसके टर्म्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ऑप्शन सी है वेट ऑफ द गुड, वस्तु के भार से क्या हम उसकी यूटिलिटी को माप सकते हैं। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनी के टर्म्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मनी के टर्म्स में ही यूटिलिटी मापी जाती है। और बाकी के जो ऑप्शंस होंगे इस सवाल के, जो ऑप्शंस यहाँ पे लिए हुए हैं, वो इसके सही जवाब में नहीं आता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो होता है हमारा कंप्लीट। यूटिलिटी को मेजर करने का जो तरीका है वो है मनी। किसी भी वस्तु को आप कितने कीमत में खरीद रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि उस वस्तु से उस व्यक्ति को क्या उपयोगिता, यूटिलिटी कितनी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा। तो प्राइस या आप कह सकते हैं मनी जो है वो एक इंपॉर्टेंट तरीका है यूटिलिटी को मेजर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। And the next question is, law of equi-marginal utility is called. Option number A, law of increasing utility, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, and option number D is none of these. Okay, so the question is कि law of equi-marginal utility हम किसे कहते हैं, या law of equi-marginal utility जो है, ये जो नियम है समान उपयोगिता वाला जो नियम है, उसके और दूसरे क्या नाम है। तो इस लॉ को हम और दूसरे नाम से जानते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ऐसा कोई लॉ ही नहीं है यूटिलिटी में जो इंक्रीजिंग रिटर्न से रिलेटेड हो, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ये है बिल्कुल, लेकिन इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है, ये नियम बताता है आपको कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा हम कंज्यूम करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम यूनिट वाइज वस्तु की मात्रा का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, हर एक यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे करके घटती चली जाती है। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जैसे जैसे आप गुड के, किसी भी वस्तु की मात्रा को कंज्यूम करेंगे, उसके हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी आपको इक्वल मिलती है। तो यहाँ पे इक्वल यूटिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे डिमिनिशिंग यूटिलिटी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी भी सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कहता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
कि आप एक वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी जगह पे दूसरी वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज आप दो तरह के गुड कंज्यूम कर रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो ये आपको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप गुड एक्स के एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं और गुड वाई को उस एक्स की जगह पर अगर कंज्यूम करते हैं, तो एक्स से जितनी यूटिलिटी आपको मिलेगी, आपको गुड वाई के यूनिट को कंज्यूम करने पर भी ठीक उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बतलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो अवेलेबल ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होने वाला है, बिकॉज ऑप्शन सी जो है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये भी कहीं ना कहीं इक्वल यूटिलिटी की बात ही कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नन ऑफ दीज जो है ऑप्शन नंबर 4 ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब जो है इस क्वेश्चन का वो है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखेंगे कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के दोनों सेम है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। And the next question, question number 3. चलो अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का ढाल कैसा होता है, किधर से किधर की तरफ होता है। ऑप्शन ए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर सी both A and B, and option number D none of these। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम सबने पढ़ा है। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग आप सबको मालूम होना चाहिए, एक ऐसा कर्व जो कि वेरियस कॉम्बिनेशंस को बतलाता है एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट, तो ये दो वस्तुओं के अलग अलग मात्रा के कंजम्पशन को दिखलाता है। जब आप बीइंग अ कंज्यूमर किसी वस्तु की अलग अलग मात्रा को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मान लो गुड वाई का 1 यूनिट है, गुड एक्स का 5 यूनिट है, गुड वाई का 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो गुड एक्स का 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो जैसे जैसे आप किसी एक वस्तु, किसी भी दो वस्तु के वेरियस कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करते हैं, तो उस वस्तु के अलग अलग कॉम्बिनेशन से प्राप्त होने वाले सेटिस्फैक्शन को ये कर्व दिखलाता है। और ये जो कर्व है ये आपको बतलाता है कि जब बीइंग अ कंज्यूमर आप एक वस्तु के वेरियस क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं, तो आप उसके अलग अलग क्वांटिटी को कंज्यूम करते हुए भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर लेते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को आप प्राप्त कर लेते हैं। ये है इंडिफरेंस कर्व, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखला रहा है। ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशंस को ये शो करता है कि आप अलग अलग वस्तु की मात्रा को कंज्यूम करते हैं और हर एक वस्तु के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ए में आप x के 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, y के 5 यूनिट को, कॉम्बिनेशन बी में आप गुड x के 2 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, गुड y के 4 को, ऑप्शन कॉम्बिनेशन सी में आप 3 यूनिट x ले रहे हैं, 3 यूनिट y ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन डी में आप सेव कर रहे हैं 4 यूनिट x का, 2 यूनिट y का, एंड कॉम्बिनेशन ई में 5 यूनिट x का और 1 यूनिट y का।
तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन को दिखलाता है, और कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में बतलाते हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, उदासीन वक्र कहते हैं। इस कर्व के और भी कई तरह के फीचर्स हैं, जैसे ये कर्व कभी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू द राइट की तरफ ये हमेशा स्लोप होगा, ढाल इसकी हमेशा बाईं से दाईं तरफ होगी। इसके अलावा एक साथ बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाए जा सकते हैं। लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपको लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखलाता है, हायर इंडिफरेंस कर्व आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखलाता है। तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व के कई तरह के फीचर्स हैं और उसका ये मीनिंग है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है। ऑप्शन ए देखिए, जिसमें कह रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की तरफ इसका स्लोप नहीं होता, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, बाईं से दाईं तरफ इसका स्लोप जो है वो जाता है। तो आपने अभी देखा ये कर्व हमारा बाएं से दाईं की तरफ ही जा रहा है, इसको हम आईसी का नाम दे सकते हैं, डिफरेंस कर्व हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन में जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। डिफरेंस कर्व का स्लोप लेफ्ट टू राइट जाता है। फिर भी आप और ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए और बी, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कहता है नन ऑफ दीज, ये भी सही जवाब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा जाएगा। फटाफट से मूव करते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4। जो कि है which element is essential for demand। ठीक है, ऑप्शन ए डिजायर टू कंज्यूम, ऑप्शन बी गिवन प्राइस, ऑप्शन सी willingness to spend, and option D all the above। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो जरूरी है डिमांड को पूरा करने के लिए। जो अवेलेबल ऑप्शंस है इनमें से वो इसेंशियल एलिमेंट बताइए, वो जरूरी एलिमेंट बताइए जो डिमांड को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, डिजायर टू कंज्यूम। जब आपके अंदर किसी वस्तु को कंज्यूम करने की इच्छा होगी तब आप उस वस्तु का डिमांड करेंगे। तो सबसे पहला जो इसेंशियल एलिमेंट होगा वो डिजायर टू कंज्यूम होगा, तो ये आंसर है, सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहता है गिवन प्राइस। जब आपको किसी वस्तु को कंज्यूम करने की इच्छा होगी और वो वस्तु किसी निश्चित कीमत पर मिल रही होगी तभी जाकर के हम उस वस्तु को कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे, और तब जाकर के डिमांड जो है वो होगा। तो गिवन प्राइस भी इसका सही जवाब होगा, ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट एलिमेंट है विलिंगनेस टू स्पेंड। आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए वस्तु को कंज्यूम करने की, वो वस्तु एक गिवन प्राइस पर मौजूद होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं उस वस्तु पर इतनी मात्रा पैसों की खर्च करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस, आप खर्च करने के इच्छुक होंगे तब जाकर के आप किसी वस्तु को कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे, और फिर जाकर के डिमांड पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल द एबव। All the above are the essentials element for demand। desire to consume होना चाहिए, given price होना चाहिए, willingness to spend होना चाहिए। Option number D will be the right answer of question number 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। ठीक है, डिमांड कर्व जनरली स्लोपिंग होता है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन नंबर बी है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन सी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ऑप्शन डी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ रहा है कि डिमांड कर्व जनरली किधर की तरफ स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व का स्लोप किधर होगा। तो जब आप डिमांड कर्व बनाते हैं तो डिमांड कर्व हमेशा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व को हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम एक तरफ क्वांटिटी शो करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और एक तरफ हम लेते हैं प्राइस। एंड डिमांड जो है वो प्राइस के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा प्राइस होगा वस्तु की कीमत उतनी कम होगी, और जितना कम प्राइस होगा वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा उतनी ज्यादा डिमांड में की जाएगी। तो हायर द प्राइस लोअर विल बी डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर विल बी डिमांड। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हमारा लॉ ऑफ डिमांड और जो काम करता है जिसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये स्लोप किधर से किधर की तरफ जाता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो पक्का है, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट की तरफ ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इसका अवेलेबल ऑप्शन में से सही जवाब जो है ऑप्शन ए देख लीजिए, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, रॉन्ग है ये। ऑप्शन बी है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी देख लिया जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बिल्कुल नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 कि डिमांड कर्व का स्लोप जनरली कैसा होता है, तो ये जनरली सामान्य रूप से हमेशा डाउनवर्ड ही होता है फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आप मेरे साथ साथ करते चलेंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मालूम होने चाहिए, तब जाकर के आप समझोगे कि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ अ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज ऑप्शन ए माइनस पी एक्स पी वाई, ऑप्शन बी माइनस पी वाई बाय पी एक्स, ऑप्शन सी प्लस पी एक्स बाय पी वाई, एंड ऑप्शन डी प्लस पी वाई बाय पी एक्स। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सबको मालूम हो, प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन सबसे पहली बात डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, जो कि दो गुड्स के प्राइस को शो करती है। ठीक, तो स्लोप ऑफ अ बजट लाइन हमेशा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के रेशियो को दिखाती है, और क्योंकि ये लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसके साथ हमेशा माइनस का साइन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, माइनस पी एक्स बाय पी वाई विल बी द स्लोप और अ ढाल आप कह सकते हैं हिंदी में, बजट लाइन का या फिर प्राइस लाइन का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 7 विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
And the next question is, when total utility becomes maximum marginal utility is, सबसे पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन 0 and question option number D will be none of these. Okay, so ये रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। एंड हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में जो संबंध है उसे हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा डिक्रीज करता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है कि जब कभी भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा जहां कहीं पर भी, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके रिलेशनशिप के बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन्हीं रिलेशनशिप को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। जब आप टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं तो पहले ये इंक्रीज करता है, फिर ये मैक्सिमम हो जाता है, फिर ये डाउनवर्ड हो जाता है। दिस विल बी द टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं तो ये पहले आपका डिक्रीज करता है, फिर जहां पे ये मैक्सिमम हुआ है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यानी MU यहाँ पर 0 होता है। और जब ये फॉल करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो जो क्वेश्चन है वो है कि टोटल यूटिलिटी हमारा कब मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू बताइए। सो इन दैट केस व्हेनेवर द टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस केस में 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी will be the right answer for question number 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। गॉसिन इकोनॉमिस्ट है हमारे, और हमसे पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा दिया हुआ जो लॉ है उसमें से फर्स्ट लॉ हम के नाम से हम किस लॉ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला ऑप्शन लॉ ऑफ डिमांड। ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है। सो गॉसिन्स लॉ जो है, उन्होंने 3 डिफरेंट, उनके हम 3 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ते हैं, मेन 2 है, फर्स्ट और सेकेंड। और उनमें से हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन के नाम से हम किस लॉ को जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है लॉ ऑफ डिमांड, ये गॉसिन्स फर्स्ट लॉ नहीं है। ऑप्शन बी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी लॉ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो है ना, सेकंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन, ये सेकंड लॉ है आपका।
एंड ऑप्शन डी जो है वो तो नहीं होगा सही जवाब, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का कि विच लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। सो द राइट आंसर इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे किसी एक वस्तु की मात्रा को हम कंज्यूम करते जाते हैं, उस वस्तु के हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे करके घटता चला जाता है, और इसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है which one of the following is a source of revenue income of the government? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डिसइन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल डेट, ऑप्शन सी है हाउस होल्ड डेट, एंड ऑप्शन डी है डिविडेंड फ्रॉम government investment. So these are the option and question number 9 जरा ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत है, मतलब गवर्नमेंट को जो इनकम मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू इनकम के तौर पर पैसे प्राप्त होते हैं, वो उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपने, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इट इज एन एक्ट, एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार बेचते हैं अपने शेयर या फिर होल, या तो हिस्सा या तो पूरा का पूरा पीएसयूज, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या उद्योग हैं, सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स के कुछ हिस्से को या उसको पूरा का पूरा जब सरकार बेच देते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं उनको जब गवर्नमेंट बेचते हैं तो उनको बेचकर उन्हें जो भी पैसा प्राप्त होता है उन पैसों को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर मिला हुआ पैसा सरकार का रेवेन्यू एक तरह का नहीं होगा। रेवेन्यू इनकम बोलने का मतलब क्या हुआ कि लगातार जो सरकार को इनकम के तौर पे पैसे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, एक आम आदमी जो है वो काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, सैलरी के तौर पर वो रेगुलर बेसिस पे जो पैसे प्राप्त करते हैं वो उस व्यक्ति का रेवेन्यू इनकम कहलाएगा। हम सरकार के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे रेवेन्यू इनकम की, कि गवर्नमेंट को ये पैसा कैसे मिलता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर तो रेवेन्यू इनकम नहीं मिल रहा है, ये तो कभी कभार होने वाला इंसिडेंट है कि अगर गवर्नमेंट को कभी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने इंडस्ट्रीज को बेचते हैं और उसे बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट अ ऑप्शन, राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट का मतलब हो गया, देखो सबसे पहले तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सही जवाब नहीं है। एक्सटर्नल डेट मतलब हो गया सरकार जो कर्जे लेते हैं विदेशों से, देश के बाहर के जितने भी स्रोत हैं वहां से, तो वो भी लोन के तौर पे प्राप्त किया गया पैसा इनकम नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी है हाउस होल्ड डेट, ये भी नहीं होगा। हाउस होल्ड डेट बोलने का मतलब हो गया देश के अंदर ही सरकार अपने पब्लिक से, हाउस होल्ड से जब पैसा उधार लेते हैं। अगेन मैंने कहा उधार के तौर पे लिया गया पैसा इनकम नहीं होता है, रेगुलर इनकम तो बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन डी देखिए डिविडेंड फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सरकारी निवेश जो वो करते हैं या तो अपने पीएसयूज में या तो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज में भी सरकार जो है वो कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो जब गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में पैसा निवेश करते हैं
तो उस निवेश से सरकार को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ है उसका हिस्सा जो सरकार को प्राप्त होता है उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड के तौर पर जो पैसा मिल रहा है सरकारी निवेश के बदले में, क्या वो सरकार के लिए एक रेवेन्यू इनकम होगा? बिल्कुल हाँ। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से सरकार को रेगुलर बेसिस पे पैसा जो है वो प्राप्त होता रहता है। तो रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला पैसा इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकता है। या तो अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलने का क्या मतलब हो गया? तो जब किसी कंपनी के ओनर्स होते हैं एक से अधिक, जब किसी कंपनी के ओनर्स होंगे एक से अधिक, मान लीजिए कंपनी है जिसके ओनर्स 4 हैं ABCD, इस कंपनी को मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो ये 100 करोड़ इन चारों ही पार्टनर्स में इक्वल इक्वल बटेगा। अच्छा, इक्वल बटेगा कि कैसे बटेगा, दैट डिपेंड्स कि हर एक पार्टनर ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है उसी शेयर को हम यहाँ पर डिविडेंड के नाम से जान रहे हैं। तो डिविडेंड फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट is one of the important source of revenue income of the government. So option number D will be the right answer for question number 9. Question number 9 का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर D होगा, क्योंकि सरकार को रेगुलर बेसिस पे इनकम प्राप्त करने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ये हो सकता है। अवेलेबल ऑप्शंस में से ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक और मैक्सिमम एक और क्लास करेंगे जिसमें बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं MCQs टाइप के वो फिनिश करेंगे और फिर हम उसके आगे नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। थैंक यू।